MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मैं आपको सबसे पहले आज की सबसे भयावह तस्वीर दिखाना चाह रही हूं। उत्तरकाशी के धराली गांव की एक पहाड़ी पर कैसे बादल फटा और उस बादल के फटने के बाद पानी का बहाव ऐसे आया कि पूरा का पूरा गांव बहा कर ले गया। तस्वीर सबसे पहले इसे हटाइए सामने से। तस्वीर आपको दिखाती हूं कि किस तरह से पानी ये सबसे भयावह तस्वीर जिसे आप समझ सकते हैं कैसे पूरी गाड़ियां और घर पानी में डूब गए हैं, उस मलबे में डूब गए हैं जो इस पानी के बाद आया। देखिए पूरा का पूरा घर और घर के दूसरे वाले तक पूरा मलबा भरा हुआ है। ये मलबा भरा हुआ है और मलबे में गाड़ियां धसी हुई हैं। ये तस्वीर जरा देखिए और समझिए कि किस तरह से तबाही का मंजर इस वक्त बादल फटने के बाद उत्तरकाशी में आया हुआ। एक्सक्लूसिव लगाइए इस पर। तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये सवाल खड़े करती है कि व्यवस्था कैसी है। बादल फटने की ये घटना जिसके बाद पूरा का पूरा गांव मलबे में समा गया। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जो चमत्कार दिखाती हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन आज की इस तस्वीर के बाद जो सीधी तुलना आती है वो 2013 और 2025 की तुलना। 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई थी। 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई और कितने लोग उस बाढ़ के शिकार हो गए थे। पूरे देश ने नहीं बल्कि दुनिया ने केदारनाथ की वो तबाही का मंजर देखा था, जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे व्यवस्थाओं को लेकर। आज 2025 में उसी तरह की तबाही कहा जा रहा है ये उत्तरकाशी में आई है। अगर आधी भी संख्या मरने वालों की होगी तो आप समझ नहीं सकते हैं कि ये कितनी बड़ी त्रासदी होगी। अभी आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन जिस तरह का पानी का बहाव था उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। तस्वीर आपको मैंने एक दिखाई जिसमें पानी और मलबे में पूरी तरह से तब्दील हो गया। ये तस्वीर आपने देख लीजिए। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से बात की है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से बात की है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसे 50-50 चला लीजिए। विजुअल दिखाइए। तस्वीरें आज की बहुत अहम है। स्क्रीन पर ब्रेकिंग रखिए और तस्वीरें दिखाइए क्योंकि लोग देखना चाह रहे हैं कि ये तबाही के बाद वहां पर राहत और बचाव कार्य कैसे पहुंचा। ये तस्वीर है, देखिए कैसे पूरा का पूरा पानी का बहाव पहाड़ से होते हुए पूरे शहर को डुबो ले गया है। इस तबाही का मंजर आप देख रहे हैं, जरा सोचिए कि क्या हुआ होगा। दिखाइए किस तरह से पहाड़ से ये पानी जब बादल फटा है तो नीचे की ओर आया है। जरा फुल स्क्रीन चला देंगे आप। ये देखिए बादल फटने के बाद पानी कैसे पूरे के पूरे शहर को तबाह कर गया है। पानी का बहाव और इसके पीछे आपको आवाजें आएंगी, लोग चिल्ला रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जब बादल फटा है तो वहां से पानी का बहाव नीचे की तरफ आया है और ये पानी नीचे आता है और पूरे गांव को डुबो ले जाता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा पानी का बहाव जो नीचे बस्ती की तरफ आता है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ जो रिहायशी इलाके में पानी आया। ये तस्वीर देखिए, रिहायशी इलाके में पानी आगे बढ़ गया, सब कुछ बहा कर ले गया। कितने घर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, सब पानी में डूब गए, सब मलबे में तब्दील हो गए, बह गए। ये तस्वीर देखिए, इसे फुल फ्रेम काटिए। सारे लोग भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। उन्हें पता है ऊपर से पानी आ रहा है, उन्हें जान बचानी है, लेकिन उन्हें पता है वो बेबस हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए पानी जिस रफ्तार में आया सबको बहा कर ले गया। ये तस्वीर आपके सामने है। ये जो पानी का बहाव है सब कुछ बहा कर ले गया है।
ये तस्वीर आपने देखी है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात की है, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से बात की है और कहा है कि जो भी मुनासिब होगा सारी मदद की जाएगी। सेना को लगाया गया इस ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना मदद कर रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ वहां पर लगे हुए हैं। ये एक एक करके आपको तस्वीरों के जरिए इस भयावह मंजर को आप समझ पाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो सवाल जो कि इस दुर्घटना के बाद खड़े हो रहे हैं, इस आपदा के बाद खड़े हो रहे हैं। क्या कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई जा सकती कि हमको बार बार ये तस्वीर ना देखनी पड़े? हम आपको बताएं कि एनडीआरएफ की 3 टीमें भेजी गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां लगाई गई हैं। एसडीआरएफ पहले से ही वहां पर लगा हुआ है। इसी के साथ साथ सेना को भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। अब आपको यह भी दिखाती हूं अगली तस्वीर, कैसे ये पानी जब वहां पर आया घरों को बहा ले गया, लोग कैसे बह गए उसमें। लोगों को बहते हुए देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इस तरह की मुश्किल स्थिति में लोग बहते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मदद नहीं कर सकता। जो वीडियो बना रहा है वो भी बेबस है, वो इस त्रासदी को कैमरे में कैप्चर कर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ वो कुछ नहीं कर सकता है, बेबस है, सिर्फ तस्वीरों को कैमरे में उतार रहा है। तो एनडीआरएफ की रेस्क्यू की तस्वीरें आ गई है, लोगों को कैसे निकाला गया है। ये तस्वीरें एनडीआरएफ की तरफ से जारी की गई हैं। जो लोग वहां से निकाले गए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमें नहीं पता कितने लोग वहां पर मलबे में फंसे हुए हैं, मलबे में दबे हुए हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग, इमारतें बह चुकी हैं, लोग बह गए हैं। बिल्डिंग के बहने की तस्वीरें भी आपको दिखाती हूं। और ये आपको बताऊं कि उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद हाई अलर्ट, उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद हाई अलर्ट हो गया है। नदियों से दूरी बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है कि नदियों से दूरी बनाए रखें। अपने जानवरों को, मवेशियों को भी दूर रखने के लिए कहा गया है। काशी में बादल फटने के बाद जो अलर्ट है, मैं आपको बता रही हूं कि कैसे ये पूरा बादल फटने के बाद की तस्वीरें जो अब आ रही हैं वो अपने आप में राहत भी देती है कि कुछ लोग बच पाए। एक व्यक्ति के रेस्क्यू की तस्वीर देखिए, मलबे से निकलकर, मलबे से भागकर वो सुरक्षित जगह पर जा रहा है। ये तस्वीर इंसानी ताकत की भी एक उदाहरण है कि इंसान कैसे मुश्किल और उस आपदा से बचकर बाहर निकलकर आ पा रहा है। ये तस्वीर जरा देखिए, इसे फुल फ्रेम चलाइए। ऐसी तस्वीर इंसानी क्षमताओं को भी सामने रखती है कि कैसे मलबे को, पानी को मात देते हुए ये व्यक्ति बाहर निकला है। ये तस्वीर भी हमारे पास आई। आदमी है उसमें। और एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ, कैसे गाड़ियां बहती हुई नजर आई इस पानी और मलबे में। इन तस्वीरों से सिर्फ आप इस बात का एहसास लगा सकते हैं कि कितनी रफ्तार से पानी आया। किसी को समय नहीं मिला कुछ सोचने का, समझने का। रफ्तार में पानी गाड़ियां बहा ले गया, इंसान बहा ले गया, घरों को बहा ले गया। ये तस्वीर देखिए, उत्तरकाशी में इस वक्त जो हो रहा है, वहां पर आसपास के देहरादून तक अलर्ट कर दिया गया है। देहरादून तक अलर्ट किया गया है। आदमी पूरा भरा हुआ है। आदमी है उसमें, आदमी है उसमें। हाँ, आदमी पूरा देखो। और इस बीच ये भी आपको बताऊं कि बादल फटने के बाद पूरा का पूरा गांव मलबे में समा गया है। ये भी कहा, खीर गंगा में बादल फटा, पूरा गांव कहा जा रहा है कि मलबे में बह चुका है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पहाड़ से मलबा पानी बहता हुआ पूरे गांव को डुबो ले गया है। कितनों के बचने की संभावना है हमें नहीं पता है। आंकड़े अभी आधिकारिक रूप से नहीं आए हैं। 4 लोगों के मारे जाने की खबर आई है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इन तस्वीरों के बाद की आंकड़ा कहीं गुना बढ़ गया होगा। बादल फटने से मलबे में तब्दील हो गया है पूरा गांव।
सब क्या सख्त हिदायत दी गई है कि आप नदी के आसपास से जगह को खाली कर दें। ये तस्वीर देखिए, सारा घर जो वहां पर रेस्टोरेंट्स, होटल्स, क्योंकि ये पूरा इलाका वो था जहां पर पर्यटक जाते थे, वो अब सब समतल हो गया है, मलबे की भेंट चढ़ गया है। ये इस तबाही के बाद की तस्वीर है। और एक और तस्वीर ये एक और तस्वीर इंसानी शक्ति की देखिए, मलबे से खींचकर अपने शरीर को सुरक्षित स्थान पहुंचने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। उसे पता है सब कुछ बह गया है, उसे पता है उसने अभी क्या देखा है, उसने जो त्रासदी देखी है, उसके बावजूद वो निकलकर बाहर आ रहा है। ये त्रासदी की तस्वीर है। जब पहली बार लोगों ने दूर से इस त्रासदी को देखा तो यही तस्वीर थी। और इस तस्वीर को देखने के बाद लोग समझ गए थे कि वो अगर भागेंगे भी तो दूर तक नहीं भाग पाएंगे। जिसने भी ये वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर इन वीडियोस को शेयर किया, उसके बाद ये वीडियोस धीरे धीरे सामने आने लगे। आप सोचिए, वीडियो बनाने वाले भी कुछ नहीं कर सकते थे, वो दूर से इस पूरी तस्वीर को कैमरे में कैद कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूं, आप देखिए। उत्तराखंड के जो सांसद हैं वो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिल रहे हैं। ये जो मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के सांसद हैं। आप गृह मंत्री अमित शाह को देख सकते हैं, उनके साथ आप गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी को देख सकते हैं। वहां से जो गढ़वाल के 4 सांसद हैं, उत्तराखंड के 4 सांसद, वो इस वक्त गृह मंत्री से मुलाकात करते हुए ये इस वक्त उस त्रासदी के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। और गृह मंत्री संभवतः उन्हें इस त्रासदी में क्या कुछ मदद दी जा रही है जिससे लोगों को जानकारी पहुंचे, उसके बारे में भी बता रहे हैं। बहुत बड़ी त्रासदी, जैसा मैंने कहा, केदारनाथ की एक त्रासदी उत्तराखंड ने देखी है। और उसके बाद आपने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब कई घंटों लोगों ने कैसे उस त्रासदी के बाद अपनों को खोजा, कई दिन तक खोजा। और उसके बाद केदारनाथ के वो जो तस्वीरें हैं वो लोगों के जहन से निकली नहीं। आज भी जब केदारनाथ की बात होती है तो वो भयावह मंजर सामने आ जाता है। सोचिए, कुछ उसी तरह की तस्वीर थी क्या ये? उत्तराखंड के सांसदों से बात कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, आती पूरा देखो। और जो बड़ी खबर है वो आपको बताएं कि 30 से 35 सेकंड के अंदर घर और होटल जमींदोज हो गए थे, ये बताया जा रहा है। बादल फटने से मलबे में तब्दील हो गया पूरा गांव। 30 से 35 सेकंड पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया, ये भी जानकारी आ रही है। अब हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनके पास भी जाऊंगी। एयर कॉमोडोर बहल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नवीन भटनागर जो कि फॉर्मर डीजी है एनडीआरएफ के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये तस्वीरें देखने के बाद मुझे केदारनाथ की वो तस्वीरें याद आ गई है कॉमोडोर, जो हम भूलना चाहते थे, लेकिन आज फिर कुछ उसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये क्योंकि मेजर जनरल दत्ता डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर चुके हैं, वो बेहतर बताएंगे बाद में। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं, ये जो तस्वीर आई है, इसके बाद वहां पर किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा होगा? सेना इन्वॉल्व है सर? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स आती है। दत्ता साहब ज्यादा बता पाएंगे इसके बारे में, लेकिन वायुसेना और सेना दोनों इन्वॉल्व हो जाती हैं जब मैसिव रिलीफ ऑपरेशंस का समय आता है। लेकिन इसमें रिएक्शन टाइम इतना कम होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। ये नहीं होता कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई टाइम नहीं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत जरूरत जो है इस समय वो आइडेंटिफाई करना है ऐसे पोटेंशियल स्पॉट्स जिसके अंदर या तो लैंडस्लाइड्स या फिर अगर कभी भी बादल फटते हैं या किसी वजह से एक्सेसिव फ्लड्स आते हैं और ऊपर से लैंडस्लाइड होती है, तो उसके अंदर ऐसे गांवों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करना है और पहले से उनके लिए महफूज कदम उठाने पड़ेंगे। ये याद रखना है हमको कि ग्लोबल जो चेंज है, 1.55 डिग्रीज टेम्परेचर बढ़ चुका है 1900 से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि
ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है और उनकी कोशिश है कि 2 डिग्री से कम रखें। इसी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही इतने सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के हों, चाहे वो क्लाउड के फटने के हों। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आती है कि जो रिस्पांस टाइम आता है ऐसे समय के अंदर, वो बहुत जरूरी है। हमें शॉर्ट टर्म मेजर्स पे भी देखना है, मीडियम टर्म मेजर्स पे भी देखना है, हमें लॉन्ग टर्म मेजर्स पे भी देखना है। हम भारत इस पे काम भी कर रहा है, लॉन्ग टर्म मेजर्स पे हम बहुत सारी चीजें ग्रीन कर रहे हैं, यानी कि हम सोलर एनर्जी या फिर जो दूसरी टाइप की विंड एनर्जी और जो दूसरे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं इस्तेमाल। हमारा एक प्रॉपर रोड मैप है और बहुत तेजी से हम रोड मैप से भी तेज चल रहे हैं। लेकिन जो पूरे विश्व के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है और जिस हिसाब से लेवल्स बढ़ गए हैं ओशंस के अंदर, वो कितना हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसी वजह से इतने हैवी रेन्स कहीं पे सडनली हो जाते हैं या फिर क्लाउड बस्ट कर जाते हैं। अपनी तरफ से तो हमें ये 2-3 चीजों का देखना। हमारी फोर्सेस के रिस्पांस टाइम बहुत ही अच्छे हैं, टेस्ट आउट हो चुके हैं, ये ज्यादा बताएंगे दत्ता जी। लेकिन जो एयरफोर्स की तरफ से आता है, मैं ये बता दूं आपको कि सबसे जो इंपॉर्टेंट एरियाज जो कट जाते हैं, वहां पे भारतीय वायुसेना का एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। वहीं पे हमारे मी-17 हेलीकॉप्टर्स और दूसरे हेलीकॉप्टर्स आते हैं, चाहे वो स्लिथरिंग ऑपरेशंस करें, चाहे वो बचाएं। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है कि पूरे के पूरे विलेजेस चले गए, यहाँ पे इस ऑपरेशन की जगह रिलीफ प्रोवाइडिंग के ऑपरेशंस की ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि जो क्लाउड बर्स्ट हो चुका है उसका तो इंपैक्ट हो चुका है, उसका तो रिएक्शन टाइम पे नहीं था, किसी 30 से 35 सेकंड्स के अंदर पूरा विलेज ही चला गया। तो वो वाला जो ऑपरेशंस है वो अब रिलीफ पे ज्यादा फोकस होगा, और जो आइसोलेट कोई फंस गया है कहीं पे, तो हो सकता है उसको बचाने का कार्य भी किया जाए। यहाँ पे जो आर्मी, एयरफोर्स। बड़ी खबर बता देती हूँ अपने दर्शकों को, मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, बागेश्वर के इलाकों में ये रेड अलर्ट जारी, येलो अलर्ट जारी किया गया। जरा ब्रेकिंग चलाइए प्लीज। देहरादून, टिहरी और रुद्रप्रयाग में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता रहे हैं मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये देखिए, वहां पर अनाउंसमेंट्स भी किए जा रहे हैं, वहां पर चेतावनी दी जा रही है। मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है और वहां लोगों को जानकारी दी जा रही है। आने वाले समय में बाढ़ और बारिश की चेतावनी है, इसीलिए लोगों को नदी के पास खासकर सारे इलाके खाली करने के लिए कहा जा रहा है। मैं आपको जरा एक पूरा रूट दिखाती हूं। पहले जरा गरिमा वो रूट चला देते हैं पहले, क्योंकि जहां जहां ये तबाही मची है, नीचे से ब्रेकिंग ग्रिड हटाइए। हर्षिल में जहां धराली में ये बादल फटा है, उसके बाद गंगोत्री धाम, गौमुख, उत्तरकाशी, ऋषिकेश मार्ग, बद्रीनाथ मार्ग, ये पूरा वो इलाका है जो हम आपको बता रहे हैं अफेक्टेड इलाका है, जहां पर पानी, बारिश, बाढ़ की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। तो लोग जो इस पूरे रास्ते पर जाने का मन बना रहे थे या फिर आसपास रह रहे थे, जैसा मैंने कहा कि देहरादून तक अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसीलिए इस मार्ग से बचने के लिए कहा जा रहा है। ये पूरा आपको एक मैप के जरिए पूरे इलाके चिन्हित करके बता रहे हैं कि कहां-कहां इस वक्त अलर्ट है। आपको ये भी बताऊं कि कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता में एक बैठक हो रही है, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक हो रही है और मौके में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। जरा विजुअल्स थोड़े से चलाइए जिससे कि मैं लोगों को दिखा सकूं वो पूरा इलाका जहां पर ये तबाही मची है। मैं एक बार मेजर जनरल दत्ता आपके पास आ रही हूं, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में सर आपने तो ये पूरा काम का नेतृत्व किया हुआ है। जरा बताइए प्लीज, वहां बाढ़ बारिश के विजुअल्स लगाइए। मैं आपसे ये पूछ रही हूं सर, इस वक्त वहां पे प्राथमिकता क्या होगी? हम देख रहे हैं इस पानी, इस सैलाब, इस मलबे को रोकने वाला कोई नहीं, सब कैसे वहां पर असहाय थे इसके सामने। बिल्कुल, देखिए सुतारता ऐसा है कि ये जो घटना घटी है, अगर आप इसको 2013 की घटना से कंपेयर करें, जब केदारनाथ में भी जून के महीने में तकरीबन मिड डे को ये बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट और ग्लेशियर लेक बस्ट हुआ था, जिसके अंदर कोई वार्निंग नहीं मिली थी किसी को, और जितने लोग उस इलाके में थे सारे उसकी चपेट में आ गए थे। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो केदारनाथ की जो घटना घटी थी, तकरीबन 6000 से ज्यादा लोगों की जान माल का नुकसान हुआ था उस दौरान। अभी ये जो क्लाउड बस्ट हुआ है धराली में, उत्तरकाशी में, और उसके साथ साथ में एक और जगह भी सुखी करके एक जगह, वहां उधर भी क्लाउड बस्ट हुआ है।
ये हैवी प्रेसिपिटेशन जिसको बोलते हैं कि बहुत सारा मॉइस्चर इकट्ठा होता है और एकदम प्रेसिपिटेट करके एक बहुत छोटे इलाके में बहुत बड़ी तादाद में वर्षा जब हो जाए तो उसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। अमूमन हम अर्ली वार्निंग के ऊपर मुनासे रहते हैं, जो हमारा IMD के माध्यम से अर्ली वार्निंग दिया जाता है, वेदर की चेतावनी दी जाती है कि किन किन इलाकों में भारी वर्षा होने वाली है, ताकि वहां के लोग सतर्क हो जाएं और जितने लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं वो ऊंची जमीन पे चले जाएं। अभी इस हालत में वो उस प्रकार की अर्ली वार्निंग नहीं आ पाई। केदारनाथ के बाद भी हमने डॉपलर रडार वगैरह लगवाए थे ताकि हमें पता चल पाए तुरंत अगर कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसा कोई एक फिनोमेना बन रहा हो किसी इलाके में, उसमें वार्निंग दे पाए हम। तो जब आपको वार्निंग नहीं मिलेगी तो जितने लोग उस इलाके होंगे वो पूरे के पूरे लोग जो हैं एकदम उसकी चपेट में आ जाएंगे। और आपदा प्रबंधन में सबसे बड़ा मुद्दा जो आज के दिन में हम लेके चल रहे हैं अर्ली वार्निंग का। अगर मैं IMD की बात करूं, आपने साइक्लोन के बारे में सुना होगा, सुनामी के बारे में सुना होगा, फ्लड्स के बारे में सुना होगा। IMD हमको अर्ली वार्निंग देती है साइक्लोन की 72 घंटा पहले, और फिर कहती है 48 घंटे, 24 घंटे, 12 घंटे, और फिर हमें पता चलता कहाँ पे आके वो साइक्लोन हिट करेगा। अभी सुनामी की हालत में हमको तकरीबन 2 घंटे की वार्निंग मिलती है, लेकिन इस प्रकार के क्लाउड बर्स्ट की वार्निंग हमको सिर्फ डॉपलर रडार दे सकता है, और वो भी बहुत कम समय में दे सकता है। उस हालत में हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, जितने हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने जिले हैं, जो सब डिविजन्स हैं, उन लोगों को एक मैकेनिज्म हम बनाते हैं जिसके तहत तुरंत वार्निंग जाती है, और वहां के जो लोकल अधिकारी हैं वार्निंग दे के सब लोगों को सेफ जगह में भागने की हिदायत देते हैं। आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, आपने इंपॉर्टेंट बात कही। आपने बताया कि इस तरह का बादल फटता है तो उसका जरा विजुअल डाल दीजिए। उस तरह का बादल फटता है तो उसकी वार्निंग साइंस बड़े मुश्किल होते हैं। हमें सुनामी का तो अलर्ट मिल जाता है, लेकिन बादल फटने का अलर्ट नहीं मिल पाता। इस वजह से इस तरह की त्रासदी। मैं एक बार जरा, जिस तरह से लोग भागे हैं, ये तस्वीरें मेरे पीछे चल रही हैं, क्योंकि उनको समय ही नहीं मिला कि वो बचकर निकल पाए। आप देखिए कैसे लोग इधर उधर भाग रहे हैं। वो आपने ऊपर सामने देख पा रहे हैं, वो मलबे का ढेर उनकी तरफ नीचे आ रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जो इमारतें हैं वो पूरी की पूरी कैसे ताश के पत्तों की तरह बह गई हैं। तो इंसानी वजूद का तो क्या ही आप कहिए, क्योंकि वो किस तरह से भागते हुए नजर आ रहे हैं वो इन तस्वीरों में साफ है। भटनागर जी अगर जुड़े हुए हैं मेरे साथ तो जरा बता दीजिए, क्योंकि ये इस वक्त वहां सारा दारोमदार NDRF के ऊपर है, SDRF पर है, भारतीय सेना पर है। मैं एक बार जरा बताऊं आपको, क्योंकि अगर मुझे जरा बता दीजिए, भटनागर जी जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? ठीक है, मैं एक बार VK दत्ता जी के पास जा रही हूँ वापस। दत्ता साहब जरा ये बताइए, मैंने जो तस्वीर देखी है उस तस्वीर में जो अभी इस वक्त दिखा भी रही हूँ, सारे लोग कैसे भागते हुए नजर आ रहे हैं उत्तरकाशी में, खासतौर केदारनाथ के बाद खासतौर। क्या किसी तरह का कोई ऐसा फ्रेमवर्क हमने बनाया या फिर अभी तक वो स्ट्रक्चर नहीं खड़ा है? क्योंकि सर उसके बाद इस तरह की फिर से तस्वीर देखना बहुत दर्दनाक है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है जैसे मैंने बताया, अर्ली वार्निंग सिस्टम, आपका डॉपलर रडार सिस्टम, ताकि हम वार्निंग दे पाएं। और खास करके उसके अलावा जो रोड कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे जंगलात को काटा जा रहा है, जहाँ पे जो रिहायशी मकान बिल्कुल नदियों के किनारे हैं, ये गवर्नमेंट ने हिदायत दी थी कि आप बिल्कुल नदी के किनारे मत बनाइए। आप कोई ऐसी पहाड़ी के उस इलाके में मत बनाइए मकान जहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है। लेकिन लोग इंस्पाइट ऑफ द वार्निंग, लोग बाज नहीं आते हैं, वो लगातार कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी और जो ट्री फेलिंग की एक्टिविटी करते रहते हैं, जो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल एक्टिविटी। जिंदगी के जान माल के नुकसान को ऊपर ज्यादा हावी हो जाती है। अगर आप ये वाला सीन देखेंगे, इसके अंदर जो नदी आ रही है वो एक टर्न लेती है। अभी टर्न के कारण क्या हुआ कि वो नदी का जो फोर्स था, वो जो उसके सामने वाले एरिया में जो यू शेप का अगर आप देखें जो टर्न बनता है नदी का, उसके सामने वाले इलाके की सारी बिल्डिंगों को धक्का मार के ले गई। और मैं तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जान माल का नुकसान तो जरूर हुआ है, इसके आंकड़े बाहर में निकल के आएंगे, क्योंकि जितनी बिल्डिंगें गई हैं, जिस फोर्स के साथ गई हैं, मेरा ये आंकलन है कि ज्यादा नुकसान हुआ है। वो बाद में पता चलेगा जब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चालू होंगे, डेब्री हटाई जाएगी, तो तब जाके करेक्ट आंकलन आएगा।
तो अभी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इससे हमको सीखना चाहिए कि खास करके मॉनसून के पीरियड में आप पहाड़ों में मत जाएं, आप वहां के जो इलाकों को कम से कम इस्तेमाल करें, और खास करके टूरिज्म और जो 4 धाम की यात्रा होती है, चाहे केदारनाथ हो, उत्तरकाशी हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, तो हमको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि जो 4 धाम की यात्रा है वो इन्हीं महीनों के दौरान होती है, ये विडंबना है। तो अभी जो है ये पूरे जो पहाड़ी है हमारी उत्तराखंड की, ये बड़े नेसेंट माउंटेन्स है, ये मतलब वो बहुत स्टेबल पहाड़ नहीं है। यहाँ पे मिट्टी और पत्थर के पहाड़ हैं जो तुरंत लैंडस्लाइड भी हो जाती है और बह भी जाते हैं। तो ये मतलब वो स्टेबल माउंटेन रेंज नहीं है। यही आपको याद होगा जब टनल में लोग फंस गए थे, वो भी क्या हुआ था, लिग्निफिकेशन, मतलब जो मिट्टी थी वो गारे के कारण उसका जो रूप था टनल का। अभी जो चेतावनी दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि अभी इसके बाद फिर से उसी तरह का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जैसा आपने कहा थोड़ी देर पहले कि सुनामी का अलर्ट हमें तब भी मिलता है बादल फटने को लेकर, इस तरह की कोई अलार्म नहीं होता जिस वजह से ये त्रासदी बड़ी हो जाती है। मैं एक बार जरा सर वो तस्वीर दिखाऊंगी, एयर कॉमोडोर बहल भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आज सुबह हुआ क्या। आज सुबह जिस तरह से दोपहर बाद एक खबर आई कि बादल फटा है और बादल फटने के बाद एक बाढ़ की स्थिति उत्तरकाशी में है। ये खीर गंगा की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। धराली बाजार में तबाही मच गई है, सबसे पहले एक खबर आई। उसके बाद जैसे जैसे तस्वीरें आने लगी उस तबाही का पैमाना समझ आने लगा। ये तस्वीर आपने देखी, इसके बाद ये तस्वीर हमारे सामने आई जिसमें पूरा जो इलाका है, पूरा इलाका खीर गंगा का वो पानी में डूबा हुआ नजर आया। तो ये तस्वीर हमारे सामने आती है। उसके बाद ये देखिए जो सामान है, जो घरों के जो पूरा स्ट्रक्चर्स है वो बहते हुए, लोग बहते हुए इस पानी में नजर आ रहे हैं। बेबसी समझिए कि उनको मदद करने वाला वहां कोई नहीं है क्योंकि हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। ये भी तस्वीर सामने आई। और ये जब पानी ऊपर से बहता हुआ नीचे आया तो उसके बाद कैसे जो घर हैं वो पूरी की पूरी इमारतें बहती चली गई। जैसा मैंने कहा कि इंसान का क्या कहेंगे कि जब पूरे के पूरी इमारत और स्ट्रक्चर्स ही पानी में बहते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें आज उत्तरकाशी से आई हैं। कुछ लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, वो भी बहते हुए किस तरह से अपने जान बचाने के लिए किसी कोने में पहुंचे। ये तस्वीर भी सामने आई है कैसे मलबे को मात दे दी है, मलबे को मात दे दी है। कुछ वहां पर लोगों ने जो अपनी जान बचा पाए हैं, आपको सुनवाती हूं कि एनडीआरएफ के और जो खबर आ रही है, जो अपडेट आ रहा है वो ये कि आपदा में करीब 50 लोग लापता हैं। 50 लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये लोग कहाँ हैं, इन्हें कैसे खोजा जाएगा। एसडीआरएफ की टीमें जो है वो लापता लोगों की तलाश में लगी हुई हैं, लेकिन 50 लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मैं आपको बताऊं कि एनडीआरएफ की डीजी से हमने बात की, जरा सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। उत्तराखंड में हुए हादसे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ ऑपरेशंस के डीआईजी मोहसिन शाहिद हैं हमारे साथ। मोहसिन साहब, जो हादसा हुआ है, बड़ा हादसा, एक प्रलय जैसी स्थिति है, फ्लैश फ्लड आया और गांव पूरा बह गया, क्या एनडीआरएफ की तरफ से ऑपरेशन किस तरह का चलाया जा रहा है, कितनी टीमें तैनात हैं, क्या अपडेट है अभी? देखिए, इस घटना में हमारी 3 टीमों की तैनाती की गई है, जो मनेरा से उत्तरकाशी में बरकोट है, जहां पर हमारी टीमें पहले से ही 4 धाम यात्रा में तैनात थी, वहां से उनको डाइवर्ट किया गया है। उसके अलावा देहरादून से एक टीम भेजा गया है। 2 टीमें हमारी देहरादून एयरपोर्ट पर तैनात हैं, रेडीनेस में है एयरलिफ्ट के लिए। हालांकि मौसम थोड़ा बाधित है अभी, और बाकी टीमों की भी जल्द ही जल्द वहाँ पहुँचने की उम्मीद है। जिस तरह की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, ये तस्वीरें ऐसी हैं कि पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया है। क्या इस तरह के ऑपरेशंस में क्या अलग तरीका अपनाया जाता है एनडीआरएफ की तरफ से? टीमें जब वो जो होती हैं वो कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं, किस तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है? देखिए, ये एक लैंडस्लाइड जब हुआ है तो ऐसी स्थिति से पहले भी एनडीआरएफ निपटी है।
चमोली इंसिडेंट हुआ था और इसके अलावा पहले पिछले साल जो वायनाड इंसिडेंट हुआ 2023 में, तो उसमें जो घटना जो हुई उसमें काफ़ी भारी मात्रा में जो मलबा आया और घरों को तबाह किया। तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर भी है। इसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास रहते हैं जिसका उपयोग किया जाता है। कैडेवर डॉग्स हम ट्रेन कर रहे हैं, उनको भी वहाँ पर भेजा गया है। इन सब इक्विपमेंट्स का बेहतरीन उपयोग करते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो लोग वहाँ पर हताहत हुए हैं बॉडीज़ को रिकवर किया जाए, और जो लोग अगर जिंदा हैं वहाँ पर कुछ कहीं फंसे हुए हैं तो उनको निकाला जाए प्रायोरिटी। तो ग्राउंड जीरो पर अभी कितनी टीमें पहुंच गई हैं और कितनी टीमें पहुंच रही हैं? हमारी टीम अभी पहुंचने वाली हैं। इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है, एसडीआरएफ है, बीआरओ है, आर्मी की टीम है, आईटीबीपी है, ये सब वहां पर पहुंच गए हैं और कार्रवाई चल रही है। एक बड़ी बात है क्योंकि दोपहर 1:45 बजे ये हादसा हुआ और उसके बाद अब शाम ढलने को है। रात में भी ये ऑपरेशन चलेगा और किस तरह से रात में चूंकि दिक्कत आती होगी, रात में इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाएगा? जी बिल्कुल, ऑपरेशन कंटिन्यूड रहेगा जैसे ही, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जो सुविधा चाहिए, जो एयर लाइटिंग सिस्टम चाहिए और जो इक्विपमेंट चाहिए, वो सब का उपयोग किया जाएगा वहाँ पर, और कार्रवाई में कोई अभी किसी प्रकार का रुकावट नहीं होगा। अभी तक क्या कोई जानमाल के नुकसान की खबर को लेकर आपके पास? और बड़ी खबर आपको मैं बता दूं कि धराली से 4 किलोमीटर दूर है हर्षिल में आर्मी कैंप। सेना की कुछ गाड़ियां सैलाब में बह गई हैं। बादल फटने से हर्षिल में आर्मी कैंप में भी भारी नुकसान हुआ है। अब हर्षिल में आर्मी का कैंप है, लेकिन बादल फटने के बाद वहां पर कैंप में भी बुरा हाल है। वहां 4 किलोमीटर दूर है हर्षिल से आर्मी कैंप और वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो पा रहा है। वहां भी मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि वहां तक पहुंचा नहीं जा पा रहा। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ जहां बादल फटने के बाद जो नुकसान मचा उसके बाद की तस्वीर है, और ये देखिए जो दूसरी तरफ भी तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर पानी का बहाव भी हल्का हल्का बना हुआ है। मलबा तो पूरे इलाके में भर चुका है। ऐसे में जो आर्मी कैंप है वहां तक जाना मुश्किल हो रहा है। वहां लोगों तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश एसडीआरएफ कर रही है। जो आंकड़ा एसडीआरएफ की तरफ से मिला है, 50 लोगों के लापता होने की खबर है। आपको जरा सुनवाते हैं कि गढ़वाल के पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं। हमारे डिजास्टर कंट्रोल रूम को लगभग 1:30 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल के पास लगभग 3 किलोमीटर के आगे एक 7 ताल है और 7 ताल से निकलती है क्षीर गंगा। उसमें काफी तेज पानी का बहाव मलबे के साथ आया है और इसने धराली मार्केट जो हमारी है उसको बुरी तरह से प्रभावित किया है। अभी इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रॉपर्टीज डैमेज हुई हैं, लेकिन अभी कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं इसके बारे में अभी कोई आंकड़ा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। और उत्तराखंड के धराली में आपदा पर सेना का बयान आया है। बस्ती में अचानक मलबा और पानी भर गया है। सेना घटना के 10 मिनट में ही मौके पर पहुंची और वहां पर सेना को तैनात किया गया है। 150 से ज्यादा जवान इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, यह बताया जा रहा है। यानी सेना के जवान तुरंत वहां पर पहुंच गए थे। सेना ने जो बयान जारी किया है, 10 मिनट के अंदर सेना के जवान उस जगह पर थे जहां पर यह भारी नुकसान हुआ और वहां पर लोगों को बचाने के काम में जुट गए। तो सोचिए, ये जो तस्वीर आई, इस भयंकर त्रासदी में भी सेना के जवान लोगों के रेस्क्यू में तुरंत पहुंच गए थे। ये भी मेरे साथ सागर जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। जरा सागर के पास एक बार जाएंगे। सागर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सागर को देख सकती हूँ स्क्रीन पर। सागर, जरा बताइए इस वक्त वहां पर क्या खबर आ रही है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी तक 50 लोगों के लापता होने की खबर है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें सुचारिता, ये आंकड़ा बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि जो गंगोत्री धाम है वहां से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर ये धराली गांव है। आसपास कई सारे होटल हैं, कई सारे वहां पर होम स्टे की सुविधा लोगों को मिलती है और कई लोग इन होटलों में देखिए रुके भी थे। कई लोग यहाँ पर आकर देखिए यहाँ पर रह रहे थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो लोग लापता उनकी संख्या भी बढ़ भी सकती है। लगातार बारिश हो रही है, अभी भी वहां पर चेतावनी लगातार जारी की जा रही है कि लोग जो है सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था किया जा रहा है कि कैसे वहां से हटाया जाए।
क्योंकि कभी भी अभी बड़ी आपदा वहां आ सकती है और रेस्क्यू ऑपरेशन में इसीलिए लगातार बाधा भी उत्पन्न हो रही है। एसडीआरएफ के कमांडेंट ने इस बात की जानकारी भी दी है, जो लगातार वहां पर घटनास्थल पर इस समय मौजूद है। देखिए, आर्मी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची थी सुचारिता, एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें भी, लेकिन जो लगभग 200-300 जवान वहां पर अभी लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो मलबे में फंसे हुए हैं और बाढ़ की चपेट में आने के बाद वो कहां पर बैठ कर गए, कैसे उनकी तलाशी भी चलाई जाए, लगातार इसका रोड मैप अभी तैयार किया जा रहा है। लेकिन थराली के पास देखिए जो हेलीपैड है, जहां पर सेना का हेलीकॉप्टर उतरना था, जहां से मदद पहुंचनी थी, वहां भी देखिए भारी नुकसान हुआ, क्योंकि हेलीपैड का जो पूरा इलाका है उसके चारों तरफ देखिए बाढ़ का पानी भर गया है और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर भी बाधा आ रही है। तो मतलब कि हर एक कदम कदम पर यहाँ पर सेना के जवानों को भी दिक्कत आ रही है। कुछ देर के बाद देखिए रिपब्लिक भारत भी वहां से ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाएगा कि आखिर कैसे हालात अभी वहां पर हैं, क्योंकि अभी देखिए ऑपरेशन ये लंबा चलने वाला है। पूरे उत्तराखंड में देखिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का खुद जिक्र किया कि आपदा के आगे सब कोई बेबस है, लाचार है और प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है। पहाड़ों पर पिछले कुछ दिनों से मौसम ऐसे ही बना हुआ है और मैदानी इलाकों में भी सुचारिता इसका असर दिखाई दे रहा है। सीएम योगी भी इस समय पूरी तरह से अलर्ट है। उससे एहसास हो सकता है कि मुश्किल कितनी वहां पर बन गई है। ये जो पूरा इलाका है, एयर कॉमोडोर बहल को एक बार स्क्रीन पर ले लीजिए प्लीज, क्योंकि जो ये पूरा इलाका है यहाँ पर जो नदी का बहाव है और नदी के इर्द गिर्द ही सारा जो रिहायशी इलाका है वो बना रहता है। ऐसे में नदी में अगर बाढ़ आती है, पानी चाहे वो बादल फटने की वजह से हो या बाढ़ हो, तो आसपास का इलाका प्रभावित होता ही है। लेकिन बादल फटने की वजह से जो त्रासदी होती है एयर कॉमोडोर, वो ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसका अंदाजा नहीं होता है। बारिश की वजह से जल स्तर बढ़ता है। आप अनम्यूट कर लीजिए सर। बारिश की वजह से जी जो जल स्तर बढ़ता है उसका थोड़ा बहुत अंदाजा होता है, लेकिन यहां तो अंदाजा भी नहीं हुआ। देखिए, आईएमडी वगैरह तो तब देंगे आपको जब वो आइडेंटिफाई करेंगे हैवी रेन्स कहां पे हो रही हैं। लेकिन जो अब बादल फटता है उसका अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होता है एक क्लाउड के अंदर, जो क्लाउड होल्ड नहीं कर पाता और सडन उसका जो प्रेशर है उससे हैवी रेन होती है और हैवी प्रेसिपिटेशन होता है। तो उसकी तो वार्निंग बहुत ही कम अगर हो भी तो, या ज्यादातर तो वो नील वार्निंग होती है। और जब वो आता है बड़ी हाई इंटेंसिटी के साथ आता है और एक फ्लड की तरह आता है और वो जमीन को लेके चला जाता है। उसी वजह से ये लैंडस्लाइड हुए हैं। दो चीजें आ गई, वार्निंग नहीं है या बहुत कम होती है, और दूसरा है कि जिस फोर्स के साथ वो आता है उस फोर्स से वहां पे लैंडस्लाइड भी हो जाता है। और जो रिवर के पास रह रहे हैं वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, लेकिन जो बेंड के पास रह रहे हैं और बेंड के ऑपोजिट है उनके ऊपर सबसे ज्यादा आपदा आती है। क्योंकि देखिए पानी जो है वो अपना बहाव बना रहा है और बहाव बनाते टाइम पे वो उस जगह पे, ये देखिए यहाँ पे आके बहुत हिट करता है और यहाँ पे हिट करेगा तो सबका सब उसके ऊपर से चला जाएगा। दूसरी चीज है, ऐसे समय में भारतीय वायुसेना के Mi-17 और चिनूक जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है जो मीडियम और हैवी लिफ्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई कि जो सेना का कैंप जो कुछ ही किलोमीटर दूर था वो भी काफी डैमेज से गया है और हेलीपैड पे भी काफी डैमेज हुआ है। और आप दिखा भी रहे हैं पिक्चर्स, तो उससे क्या हो गया है कि जो सेना है, पहले तो उनको एक सलूट देना चाहिए कि अपना कैंप जो है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया है। जरा बड़ी खबर बता देती हूँ, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें वहां त्रासदी और आपदा का एक अंदाजा लोगों को देंगी। चमोली के मलारी में कैसे सड़क धंस गई है, ये तस्वीर देखिए, सड़क धंस चुकी है। ये सड़क जो आप नीचे देख रहे हैं, सड़क के ऊपर का हिस्सा, और सड़क अभी भी गिरती हुई नजर आ रही है आपको। सड़क का जो ऊपरी हिस्सा है, ये देखिए 50 मीटर का जो हिस्सा है वो धंस चुका है। ये सड़क इस बाढ़ और पानी के चलते कैसे धंस गई है, इसे फुल फ्रेम दिखाइए। ये सड़क पूरी तरह से बीच में से ढह गई। ये जो वहां पर बाढ़ बारिश के बाद जो बादल फटा, उसके बाद जो पानी का बहाव रहा, उसके बाद दो हिस्सों में सड़क बट चुकी है। तो ये तस्वीर आप देखिए जरा, सड़क बीच में से ढह चुकी है। और इस तस्वीर को भी जब आप देखेंगे तो सड़क के हिस्से टूटते हुए, बिखरते हुए आपको नजर आएंगे। सोचिए यहाँ सड़क से आने जाने वाली गाड़ियां और वाहन उस समय अगर रहे होंगे तो उनका क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि एक तरफ आप इस तस्वीर में लोगों को देख भी सकते हैं। ये तस्वीर किस तरह की सामने आई है, पूरी की पूरी सड़क धंस गई। सड़क का नामो निशान मिट चुका है। सड़क नीचे से कोई इधर से देखेगा तस्वीर तो समझ भी नहीं आएगा कि ये चलती हुई सड़क थी कुछ मिनटों पहले तक, और अब पूरी तरह से धंस
कर खत्म हो चुकी है। और ये बट उत्तरकाशी के खीर गंगा में जल जला। धराली गांव में बादल फाड़ तबाही। देखते ही देखते बह गए कई घर। 30 सेकंड में सब कुछ तबाह। उत्तरकाशी के खीर गंगा में कुदरत ने ऐसी विनाश लीला मचाई कि धराली बाजार में हाहाकार मच गया। खीर गंगा में बादल फटने से मलबा तूफान की तरह रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ा। ऊंचाई पर खड़े कुछ लोगों ने मलबे की रफ्तार और खतरा दोनों भांप लिया। धराली बाजार में खड़े लोगों को चीख चीख कर भागने के लिए आवाज लगाई, लेकिन लोग भागे तो किधर भागें? धराली बाजार में खड़े कुछ लोगों ने भागने की सोची भी, लेकिन देखते ही देखते चंद सेकंड में सब कुछ धुंधला हो गया। मलबा इतनी तेजी से गांव में घुसा कि किसी को संभलने का वक्त तक नहीं मिला। जो जहां था जैसा था वैसे ही मलबे का ढेर बन गया। कई ऊंची ऊंची इमारतें ताश की पत्तों की तरह ढह गईं। किसी को बचने का जरा भी वक्त नहीं मिला। इस तस्वीर को गौर से देखिए और अंदाजा लगाइए कि बादल फटने से मलबा कितनी तेजी से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। घड़ी पर गिनेंगे तो 30 सेकंड से भी कम समय में धराली बाजार, जहां चहल पहल थी, दुकानें खुली थी, वहां मलबे का ढेर लग गया। उत्तरकाशी के धराली में बादल फाड़ तबाही की तस्वीरों से पूरा देश दहल उठा है। ऐसी भयानक तबाही देखकर हर कोई हैरान है। आनन फानन में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू किया। उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर अस्पताल तैयार किए गए। इमरजेंसी के लिए दवाओं का स्टॉक मंगवाया गया। अस्पतालों में बेड की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। आसपास के जिलों से एम्बुलेंस को उत्तरकाशी भेजा गया, जिससे आपदा में घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। धराली बाजार की त्रासदी को लेकर पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर हालात की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज करने के आदेश दिए। पीएम मोदी ने साफ निर्देश दिया कि घायलों के रेस्क्यू में किसी तरह की कोताही न बरती जाए। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर हालात की जानकारी ली। गृह मंत्री अमित शाह ने आईटीबीपी की 3 और एनडीआरएफ की 4 अतिरिक्त टीमें आपदा स्थल पर भेजने की जानकारी दी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। धराली में ऐसी त्रासदी शायद ही पहले कभी मची हो। इतनी भयंकर आपदा के बीच एक तस्वीर ऐसी भी आई जिसे चमत्कार कहा जा सकता है। मलबे के बीच एक शख्स खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये शख्स जितना भाग रहा है उतना ही मलबा उसे पीछे खींच रहा है। लेकिन गनीमत रही कि शख्स जैसे तैसे मलबे से बचने में सफल रहा। जिंदगी के लिए जद्दोजहद करती ये तस्वीर काफी कुछ बयां कर रही है। उधर इतनी भयंकर त्रासदी पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उत्तरकाशी के धराली में प्रलय जैसे हालात हैं। कोशिश है कि मलबे में फंसे लोगों को जिंदा बचाया जा सके। फिलहाल इस त्रासदी में कई लोग लापता हैं। कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर आपको बताऊं कि राजकीय कीर्ति इंटर कॉलेज में शेल्टर होम बनाया गया है। प्रभावित लोगों के लिए ये शेल्टर बनाया गया है। यहां पर लोगों को ठहराया जा रहा है। लोगों के खाने पीने का इंतजाम यहां पर किया जा रहा है।
तो ये उत्तरकाशी में कीर्ति इंटर कॉलेज में शेल्टर बनाया गया है उन लोगों के लिए जो कि वहां पर जिन्हें रेस्क्यू किया गया, जिनके अपने घर पानी में बह गए हैं, जिन्हें अपनों की भी जानकारी अभी नहीं है। उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है, उपचार का भी इंतजाम किया गया है। ये भी आपको तस्वीर बता रहे हैं। तो ये पूरा जो जिस तरह से ये त्रासदी देश के सामने आई है, अब आप सोचिए कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मैं एक बार जरा मेजर जनरल दत्ता के पास जा रही हूँ। मेजर जनरल दत्ता, आपको क्या लग रहा है इस पूरे इलाके में रेस्क्यू में कितना समय लग जाएगा? मैं कहूँ कितने दिन लग जाएंगे? देखिए सुचेता, ऐसा है कि इसके अंदर दो प्रकार का डैमेज हुआ है। एक तो जो पानी की वजह से जो उसके प्रेशर से बिल्डिंग्स नहीं है, दूसरा जो मलबा आया है, मिट्टी और मलबा और रेत जो बह के आई है। अभी उसके कारण क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो कि बह भी गए हों तो मिट्टी और गारे के नीचे दब जाएंगे। वो जो बिल्डिंगें ढह गई हैं, अगर वो बाय चांस उनका कोई स्ट्रक्चर अभी साबुत हो, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि कंक्रीट की बिल्डिंग अगर अपनी जड़ से उखड़ के गिर जाती है तब भी उसके अंदर कोई कैविटीज ऐसी बच जाती हैं जहां पे आदमी की जान सलामती हो जाती है। तो अभी सर्च एंड रेस्क्यू में काफी समय लगेगा जब तक कि हम पूरे जो लोग लापता हुए हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर पाए। क्या हम उनको जिंदा रिकवर कर पाएंगे या हम उनको जिस भी हालत में हों वो उनको निकालने में समय लगेगा। तो मेरा आंकलन है कि कम से कम आप अगले 10 दिन तो मान के चलें ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। अगर कोई और बड़ा क्लाउड बस्ट ना हुआ और या कोई और बड़ा फ्लड ना आ गया, तो अगर कोई और बड़ा फ्लड आ जाएगा तो जो कुछ अभी हमें मिल पाएगा वो भी नहीं मिलेगा उसके बाद। तो ये एक बड़ा जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है ये, जिसके अंदर की आप कोई अर्थक्वेक में ढही हुई बिल्डिंग को नहीं आपसे बात कर रही हूँ, मैं वहां मलबे की भी तस्वीर दिखा रही हूँ कि कैसे पानी तो आकर बह गया, लेकिन शायद ज्यादा जो समस्या है वो पानी की वजह से जो मलबा वहां बन जाता है उससे ज्यादा खड़ी हो जाती है, क्योंकि मलबे में सब धंसने लगता है। अब इस मलबे को हटाने का भी एक अपने आप में ये सबसे बड़ा काम वहां पर होगा। उस मलबे में घर तो धंसे ही हैं, लेकिन कितने लोग उसकी चपेट में आ गए इसका भी कुछ पता नहीं चल पाता है, क्योंकि 2-2 माले तक जो घर है वहां तक मलबा चढ़ा हुआ है। बिल्कुल सुतारता, जो मलबा क्लियरेंस में बहुत समय लगता है। आप यहाँ पर हैवी मशीनरी और प्लांट भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और जब तक हम लोगों का सर्च ना कर पाए तो तकरीबन आप ये मान के चले मैनुअली होता है। वो मैनुअल ही गैंती बेलचे के साथ अपने स्निफर डॉग्स के साथ अगर कोई जिंदा तो उसके बारे में कोई खबर मिलेगी तो एनडीआरएफ की टीमें जो है वो उनके पास से सारे जो इक्विपमेंट है वो होते हैं। लेकिन जो एक बिल्डिंग ढह जाने में हम रेस्क्यू करते हैं और जो इस प्रकार के मलबे के अंदर जो दबे हुए लोग उनको रेस्क्यू करना, इसके अंदर बहुत अंतर है। ये ज्यादा कम्प्लेक्स और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर वो बह के कहाँ गए, कहाँ पे हम उनको रिकवर कर पाएंगे, पानी का बहाव उनको कहाँ तक ले गया। तो ये बहुत सारे सवाल इसमें आ जाते हैं और ये एक बहुत जोखिम का काम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक जगह पे आदमी बहा वो चंद 1 किलोमीटर नीचे जाके आपको मिलेगा, चाहे वो जिंदा मिले या उसकी डेड बॉडी मिले, तो उस जगह पे नहीं मिलेगा आपको। तो ये अभी डाउन स्ट्रीम में जितने इलाके पड़ेंगे। इस बीच जो एक खबर आ रही है, अपडेट आ रही है वहां के बारे में, वो हम दर्शकों को बता दें कि वहां पर जो बाजार लगा हुआ था, ये कहा जा रहा है कि उसकी वजह से बहुत से लोग उस वक्त गांव में नहीं थे। आपदा पर बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान आया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के सांसद हैं और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे धराली के पास एक मेला लगा हुआ था जिसकी वजह से गांव में बहुत कम लोग थे, क्योंकि ज्यादातर लोग मेले में गए हुए थे और इस वजह से मेले में जाने के चलते कई लोगों की जान बच गई है। तो ये खबर इस वक्त वहां के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के हवाले से आ रही है। जरा आपको सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। बड़ा हादसा है जो तस्वीरें आ रही हैं वो बिल्कुल दहला देने वाली हैं। बड़ी हानि की आशंका है, लेकिन ये और बड़ी हो सकती थी। लेकिन आज जो ये धराली गांव है, हमारा आखिरी गांव है, सीमांत गांव है। इससे कुछ दूरी पर एक मेला था, आज स्थानीय मेला था।
और बड़ी संख्या में लोग वहाँ गए हुए थे। उसकी वजह से कुछ लोग अपनी जान बचा पाए। अभी मौत का आंकड़ा क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि लोग गाँव से आए हुए होते हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं, और बताने वाले जिस तरह से होटल्स वहाँ पर ढहे हैं तो बताने वाले भी हैं कि नहीं हैं, एक बड़ा भारी विषय है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो उन्होंने कहा कि कितनी क्षति हुई है इसमें थोड़ा समय लगेगा इसको बताने में, क्योंकि कितने लोग वहां पर इसकी चपेट में आए हैं इसका कोई आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। लेकिन उन्होंने एक राहत की बात कही। उन्होंने कहा कि एक मेला क्षेत्र में लगे होने की वजह से ज़्यादातर लोग वहां पर गए हुए थे और स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से ज़्यादा नुकसान शायद उस तरह का नहीं हुआ होगा जितना हो सकता था, लेकिन जो क्षति हुई है उसका अंदाज़ा बाद में ही लग पाएगा। वहाँ पर अब इस वक्त एसडीआरएफ और एनडीआरएफ रेस्क्यू में लगी हुई है। जैसा मैंने कहा कि मलबे को हटाकर और वहाँ पर लोगों तक पहुँचने की कोशिश, क्योंकि तकरीबन 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन कोशिशें वहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की लगातार जारी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH